हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। हमारी मानव रोग वाले चैप्टर की क्लासेस चल रही थी और पिछली क्लास तक हम जन्मजात रोगों को, संक्रामक रोगों को, अर्जित रोगों को, असंक्रामक रोगों को पढ़ चुके थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने जन्मजात रोगों को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने हीमोफीलिया और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को डिस्कस किया था। और हीमोफीलिया के साथ ही मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्के के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आनुवंशिक रोगों के अंदर गुणसूत्रीय विकार, यानी जो भी क्रोमोसोम की नंबर ज्यादा या कम होने से या उनकी साइज चेंज होने से जो भी शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे नाम सुना होगा आपने, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो इन सब सिंड्रोम को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अगला है रोग आपकी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर कितने, 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों में जो 21वां गुणसूत्र होता है, इसकी एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी बन जाती है, यानी 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होना, फोटोकॉपी बन जाना। अब एक गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन गई तो एक की जगह कितने हो गए, 2। तो हमारे अंदर गुणसूत्र 46 थे टोटल, तो 46 की जगह संख्या टोटल कितनी हो गई, 47। यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। इनमें से अब देखिए, वैसे 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र है। अब एक गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन गई तो एक जोड़ी में 2 की जगह कितने आ जाएंगे, 3 गुणसूत्र आ जाएंगे। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी अवस्था। क्या कहेंगे, यानी मान लीजिए एक जोड़ी के अंदर 2 गुणसूत्र थे, ए और बी, और इस एक गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन गई तो बी बी बन गया। तो एक जोड़ी में कितने आ गए, 3 आए कि नहीं आए। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी अवस्था कहा जाता है। अब डाउन सिंड्रोम जिस बच्चे को हो जाता है, उसके 21वें गुणसूत्र की फोटोकॉपी बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। ना तो वो अच्छी तरह सोच समझ में होगा, ना उसका शरीर का विकास होगा, वो बांझपन होगी उस बच्चे के अंदर, और उसका पेट बड़ा होगा, उसकी जीभ आंशिक रूप से बाहर लटकी हुई होगी, मुंह खुला रहता है। तो इस प्रकार का रोग क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। यानी इसके लक्षण क्या होंगे, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध। शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, मुंह आंशिक रूप से खुला, और जीभ बाहर निकली हुई। जो मैंने पॉइंट बताई याद रखना है। डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। इसके अंदर ट्राइसोमी अवस्था होती है। इसमें लक्षण क्या है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होगा, मुंह आंशिक रूप से खुला रहेगा, जीभ बाहर निकली हुई रहेगी, पेट बड़ा रहेगा। तो ये किसका लक्षण है, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम के बाद आगे हम पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो महिलाओं के अंदर होता है। अगला विकार है टर्नर सिंड्रोम, यानी गुणसूत्रीय विकार का दूसरा प्रकार कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम। पहला कौन सा था, डाउन सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं के अंदर होगा। अब नॉर्मल महिला का गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है, यानी सामान्य महिला है तो उसका गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होगा, 22 + XX। यानी लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, XX होते हैं महिला में। अब जब किसी महिला को टर्नर सिंड्रोम होगा तो उसके अंदर एक X गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, यानी इस रोग के अंदर गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होगा, इस रोग में गुणसूत्रीय प्रारूप होगा 22 + X, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 + X0। ये किसका गुणसूत्रीय प्रारूप है, टर्नर सिंड्रोम का। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी, एक कम है तो कितनी रह जाएगी, 45। अब टर्नर सिंड्रोम है, जो एक्स गुणसूत्र है वो महिला के लक्षण प्रकट करने में सहायक होता है। तो ऐसी महिला क्या होगी, बांझ होगी, उनके अंदर अंडाशय क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे। तो लक्षण क्या होगा,
बांझपन और अंडाशय अल्प विकसित। तो ये सिंड्रोम किस में होगा? महिलाओं में। यानी इस सिंड्रोम के अंदर महिला में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो महिलाओं के अंदर पूर्ण रूप से महिला के लक्षण नहीं आएंगे, बांझपन होगी और अंडाशय वो अल्प विकसित होंगे। टर्नर सिंड्रोम के बाद अगला जो सिंड्रोम हम पढ़ते हैं वो आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस रोग के अंदर तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की वृद्धि, और किस में होगी? पुरुषों में। अब पुरुष का सामान्य गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है? 22 प्लस एक्स वाई होता है, जबकि पुरुष में अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसका गुणसूत्र प्रारूप क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई। इस अवस्था को भी हम ट्राइसोमी अवस्था बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि जोड़े में 2 की जगह कितने गुणसूत्र आ गए? 3 आ गए, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। अब जैसा कि मैंने आपको टर्नर सिंड्रोम में बताया कि जो एक्स गुणसूत्र है वो महिला के लक्षण प्रकट करने में सहायक होता है, जबकि वाई गुणसूत्र पुरुष के लक्षण प्रकट करने में सहायक होता है। तो एक्स गुणसूत्र पुरुष के अंदर एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये पुरुष है, लेकिन इसके अंदर महिला के लक्षण भी आ जाएंगे। पुरुष में महिला के लक्षण उत्पन्न। महिला के लक्षण क्या उत्पन्न होंगे? जैसे पुरुषों की आवाज पतली होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, तो आवाज पतली होना, स्तन ग्रंथियों का विकास, ये किसका लक्षण है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो पुरुषों में होता है। पुरुषों में एक एक्स की जगह 2 एक्स गुणसूत्र आ जाते हैं, साथ में वाई भी होता है। अब वो पुरुष भी होता है लेकिन एक्स एक्स्ट्रा है, तो महिला के लक्षण भी आ जाएंगे, आवाज पतली होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। ऐसे पुरुष क्या होंगे? बांझ होंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रीय प्रारूप 22 प्लस एक्स एक्स वाई। सभी का आपको गुणसूत्रीय प्रारूप याद होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, टर्नर सिंड्रोम में 22 प्लस एक्स 0 और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 22 प्लस एक्स एक्स वाई। नोट कीजिए इसको। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद अगला आता है जेकब सिंड्रोम, और एक होता है पटाउ सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम ये जो सिंड्रोम है ये भी किस में होगा? पुरुषों में। इसके अंदर क्या होता है कि एक वाई गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो इस रोग में गुणसूत्रीय प्रारूप क्या होगा? सामान्य मनुष्य पुरुष का गुणसूत्र प्रारूप होता है 22 प्लस एक्स वाई, जबकि इसके अंदर एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, तो गुणसूत्रीय प्रारूप बन जाएगा 22 एक्स वाई वाई। सेम 3 गुणसूत्र आगे जोड़े में, तो इसको अवस्था कौन सी? ट्राइसोमी अवस्था। और गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 47। अब वाई गुणसूत्र है वो पुरुषों के लक्षण का प्रतीक है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन स्रावित करवाता है। अगर वाई गुणसूत्र ज्यादा हुआ, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा स्रावित होगा, तो पुरुष की प्रवृत्ति है वो आक्रामक हो जाएगी, इसलिए इसको जो क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। जेकब सिंड्रोम को क्या कहा जाता है? क्रिमिनल सिंड्रोम। यानी इस सिंड्रोम के कारण पुरुषों में आक्रामक प्रवृत्ति आ जाती है। देखिए, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव जितना ज्यादा होगा वो पुरुष उतना ही आक्रामक प्रवृत्ति का होगा, उसमें दया भाव कम होगी। अब क्या होता है कि जब शुरुआती अवस्था के होते किशोरावस्था या उसके बाद की 30-40 साल के तक की अवस्था होती है, तब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव है वो अत्यधिक मात्रा में होता है।
उस समय पुरुष थोड़ा आक्रामक प्रवृत्ति का होता है, उसमें दया भाव कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हो बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हर किसी के प्रति दया भाव रखते हैं, छोटे बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव है वो कम हो जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वायु गुणसूत्र के कारण आता है और ये आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अब नॉर्मल पुरुष के अंदर एक वायु गुणसूत्र होना चाहिए, लेकिन जब जेकब सिंड्रोम हो गया तो एक एक्स्ट्रा वाई आ गया, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन डबल मात्रा में बनेगा और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम के बाद अगला हम पढ़ते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम देखिए, ये जो पटाऊ सिंड्रोम है इसके अंदर जिस प्रकार डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की फोटोकॉपी बनी थी, उसी प्रकार इसके अंदर 13वें गुणसूत्र की फोटोकॉपी बन जाती है, जिसके कारण बच्चे का ऊपरी होठ है वो बीच में से कटा हुआ होता है। उसे क्या बोलेंगे, पटाऊ सिंड्रोम। यानी इसके अंदर 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। और लक्षण क्या है, लक्षण है ऊपरी होठ बीच में से कटा हुआ होता है। आपने देखा होगा कई बच्चों के ऊपरी होठ है वो बीच में से कटा हुआ होता है, तो वो किसका कारण है, पटाऊ सिंड्रोम का। इसी के बाद अगला जो सिंड्रोम आता है वो आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। इस गुणसूत्र, इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैं बता रही हूँ उसके अंदर आपको गुणसूत्र का जरूर ध्यान रखना है। जैसे डाउन सिंड्रोम में आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि यानी 22 + XXY। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स गुणसूत्र की कमी यानी 22 + X0। ठीक है, उसी प्रकार पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। जेकब सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा वाई गुणसूत्र यानी 22 + XYY। और उसी प्रकार जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। और इसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए एडवर्ड सिंड्रोम के बाद एक आता है नाम सिकल सेल एनीमिया। मैं जब आपको हीमोफीलिया पढ़ा रही थी, मलेरिया पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको डिस्कस किया था सिकल सेल एनीमिया, कि जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है उसको कभी सिकल सेल एनीमिया नहीं होता। इसका कारण क्या है कि ये जो रोग है सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो 11वां गुणसूत्र होता है, 11th क्रोमोसोम, इसके अंदर एक छोटा सा बिंदु जैसा परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है। उसे क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। यानी 11वें गुणसूत्र में बिंदु उत्परिवर्तन, यानी बिल्कुल छोटा सा परिवर्तन। 11वें गुणसूत्र में बिंदु उत्परिवर्तन से आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाएगा। आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, इस प्रकार हंसिया के जैसा। नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है, उभी अवतल होती है, लेकिन जैसे ही ये रोग होगा आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, हंसियाकार। तो मैंने बताया था कि जब मलेरिया रोग होता है तो मलेरिया रोग की मादा एनाफिलीज मच्छर इस प्रकार की आरबीसी को पहचानती है, उभी अवतल, और वो आरबीसी को संक्रमित करती है। लेकिन अगर आरबीसी का आकार ऐसा हो गया तो मलेरिया रोग की मादा एनाफिलीज इसे पहचान नहीं पाएगी और उसमें मलेरिया रोग नहीं होगा। तो पॉइंट क्या निकल के आया, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता। अगला जो रोग है थैलेसीमिया, क्या नाम है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या अंदर होता है कि 2 गुणसूत्र, एक तो 9वां व 16वां, इन दोनों गुणसूत्र की
एक तो अल्फा तथा बीटा, बीटा श्रृंखला में अंतर परिवर्तन होने से हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा के अंदर, तो वहां पर आरबीसी का निर्माण है वो बंद हो जाता है। यानी अंतर परिवर्तन होने से अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण रुक जाता है। आप देखते हो कि जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हो रखा होता है उसे हर हफ्ते या महीने में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खून का निर्माण बंद हो जाता है, आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है ब्रेन, बोन मेरो, अस्थि मज्जा के अंदर। इसका कारण क्या है कि जो 9वां और 16वां गुणसूत्र है, इसकी दो श्रृंखलाएं होती है अल्फा और बीटा, वो आपस में चेंज हो जाती है और चेंज होने से प्रभाव क्या पड़ता है कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण है वो बंद हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। उस रोग को क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया रोग। तो इसके साथ ही हमारे मानव रोग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आप बिल्कुल पूरा पढ़िए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्रिक के साथ, रोगों के अंदर जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उनके साथ, और मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।